हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आज आगे के चैप्टर अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देखें। इसके बाद आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ें। अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से हो रहा है। कब से हो रहा है? लगभग 3000 साल पहले से। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियारों की बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, जब महापाषाण कब्रें पड़ी थी। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे। क्योंकि पहले लोग लकड़ी का फाल यूज करते थे ना, हल, लेकिन बाद में जब लोहे का हल यूज करने लगे, लोहे के फाल से कठोर सतहों पर हल चलाना आसान हो गया था। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में हमने इनके बारे में पढ़ा था ना कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि लोग कठोर सतहों पर भी जो लकड़ी का फाल चलाते थे ना, उससे वो इतना लाभदायक नहीं होता था। लेकिन कठोर सतह पर जब लोहे का फाल यूज करने लगे तो उन्हें काफ़ी आसानी होने लगी। इस कारण से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और राज्यों के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि में विकास हुए, नए औजार तथा रोपाई हमने शुरू किया ना। पहले लोग धान के लिए बीज बोते थे, लेकिन बाद में रोपा करना शुरू किया, पड़ा था ना, महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरीके से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम जलाशय मतलब जो प्राकृतिक रूप से ना बने हों, जिन्हें खुद बनाया गया हो, बनाए गए। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाई दिए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। चलिए इन्हें बढ़ते हैं। इससे पहले ऊपर लिखते हैं, पढ़ते हैं। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि जब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। इनको इन रेगिस्तानों में भरना है। अब कौन सी जगह पर किस बात को लिखना है, यह आपको डिसाइड करना है। चलिए इनको भरते हैं। पहले लिखा हुआ है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। सेकंड पे लिखा हुआ है वे किसानों से कर लेते थे। अब थर्ड पर क्या भरा जाए, तो इसके लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। नहीं, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। बिल्कुल, क्योंकि वे किसानों से कर लेते थे, तो कर को अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा ना। इसको लिखेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। इसके बाद चौथा लिखा हुआ है यह सिंचाई से ही संभव था। सही है ना। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर क्या लिखना चाहिए? लोगों ने परिश्रम किया, या किसानों को लाभ हुआ, या राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई। फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा? राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और उन पर धन खर्च किया। सिक्स पर इसके बाद लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। इसके बाद एक ही तो बचता है ना, कृषि उत्पादन बढ़ा 7 नंबर पे। 8 पे क्या लिखा हुआ? राजस्व भी बढ़ा। तो 9 पर क्या आएगा? अब तो एक ही बचा हुआ है ना, वह क्या है? किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। यह याद रखने योग्य है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को दास कडेशियर और अधिमई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में कभी यह दक्षिणी हिस्से की बात थी, अब हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उत्तरी हिस्से का। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद कैसा था? आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता। साधारणतः इसकी जमीन इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण
राजा कर वसूलने का काम भी इन्हीं को सौंप दिया करते थे। ये न्यायाधीश का काम कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, या कभी कभी न्यायाधीश का तो कभी कभी पुलिस का काम भी किया करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? गृहपति। ये नाम याद रखने योग्य हैं। इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, उन्हें क्या कहते थे? दास कर्मकार। इनमें कई दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांशों गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि प्राचीन रचनाओं को क्या कहते हैं? तमिल की संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई एक नगर का नाम है कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है नगर। क्या कहती हैं? कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, सुना है ना? जातक कथाएं। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरीके से धीरे धीरे धनी बन जाता है। देखिए नीचे की तरफ एक जातक कथा का उदाहरण दिया गया है, एक निर्धन की चतुराई। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियाँ और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुन करके गेट के पास इकट्ठा कर दिया। अभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। उस तरह से युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। मतलब कि बगीचे से जो पेड़ पत्ते मिले थे जो इकट्ठा करके ले जा रहा था उसे राजा के ही लोगों ने खरीद लिया। और उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े लेने के शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी घास न बिक जाए। उसने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। हालांकि हमारे लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उदाहरण के तौर पर इसे पढ़ना ठीक लगा। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। कौन कौन से? शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मूर्तियों को इमारत की रेलिंग, खम्भों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है साइड से, लिखा हुआ है नीचे, सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो। कौन सी दीवार को देखना है? इस वाली दीवार को, ये रही, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि यह दीवार ईंट की बनी है या लकड़ी की बनी है या फिर पत्थर की। और दूसरी तरफ चित्र में दिल्ली में मिला बलयकूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न थी का चित्र दिखाया गया है। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते। लिखा हुआ है अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा कि इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे थे। जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख सकते हो, अनेक शहरों में बलयकूप थे। ये बलयकूप गुसलखाने यानी नहाने धोने का स्थान, नाली या कूड़ेदान के लिए उपयुक्त होते थे। प्रायः ये बलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या फिर आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। जो चीज़ अभी नहीं मिली, हो सकता है कि भविष्य में वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए।
प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण का भी पता चलता है। ऐसा ही एक चित्र विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन नीचे की तरफ बढ़ लेते हैं, जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। चलिए हम उस पृष्ठ को छोड़ करके पृष्ठ 113 के मैप पर आ गए हैं, जहाँ पर भरूच ये रहा, इस जगह पर बल्लभी के पास भरूच। ठीक है, चलिए उसी पृष्ठ पर वापस चलते हैं। बेरी गाजा, जो कि भरूच का यूनानी नाम है, की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़ा, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गामेद, कॉर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन हो सकते थे, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब या फिर उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। एक साइड से लिखा हुआ है आहत सिक्के। क्या लिखा हुआ है? आहत सिक्के। चलिए आहत सिक्कों के बारे में पहले जान लेते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ करता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और एशिया की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। कौन से सिक्के हैं? ये रहे, देखो सिक्के धातु की चादर पर ठप्पे लगा करके बनाए गए हैं, इन पर कुछ लिखा नहीं है ना। चलिए सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठ 90 पर दी हुई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह से सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। अभी हमने कहानी पढ़ी थी ना, जातक कथा। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? आज सिक्के। याद रखना है ना, सबसे पुराने सिक्के क्या है? आज सिक्के, जो करीब 500 साल तक चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, जिनके बारे में अभी अभी हमने इस लाइन में पढ़ा था। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी की सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता था। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, ये तो आज भी है ना। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, हमने भी फिगर पे देखा था ना, अब हम अगले पृष्ठ पे देखेंगे। यह 2500 साल पहले समय के साथ एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। हमने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा है ना कि राजा लोग अपनी समृद्धि को दर्शाने के लिए नगर में चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करवाते थे। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। याद रखिएगा, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है, जो मंदिरों के आसपास बस गए होंगे। इसके बाद शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिनमें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले थे। चमकीले पात्र क्या थे? चलिए इन्हें इस लाइन में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है उत्तरी काले चमके पात्र। ये कठोर और चाक निर्मित धातु के तरह दिखने वाला चमकदार काली सतह का पात्र था। पात्र मतलब बर्तन। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों की अवशेष नहीं बचे होंगे। शायद सिर्फ उत्तरी काले चमकीले पात्र के अवशेष ही बचे हों, अन्य अवशेष ना बचे हों।
जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै और इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों लोग काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? श्रेणी कहा जाता था। ये याद रखना है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण करना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। देख लीजिए, उस समय भी व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में कितना सोचता था कि किस प्रकार से सिर्फ लाभ अर्जित कर लिया जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। लिखा हुआ सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों से सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन कहाँ से मिलती थी? ऊन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं जो उस काम को करना जानती थी या जो उस काम को करना नहीं जानती थी, भिक्षुणियों, वृद्धा, वैश्यों, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं या फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थीं, उन्हें अपने माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब सुबह जल्दी, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या उधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता था। समझ रहे हैं आप? सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। चलिए अरिकामेडु के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, मतलब कि इस तरीके का कप, इसमें दोनों तरफ से हत्थे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए गए थे, यानी कि फर्जी। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे की बर्तन या रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे या अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य। एक तरफ फिगर में दिखाया गया है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये रहे। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, यानी कि बर्तनों पर कुछ लिखा हुआ है। प्रारंभ में तमिल भाषा में इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए अब अन्यत्र के बारे में पढ़ते हैं। रोम के बारे में। रोम को ढूंढो। यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया का फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिससे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थीं। लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानघर भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। इसी के साथ इस चैप्टर का समाप्त किया जाता है। अगर चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल